जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 44 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें तथा अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया निवेदन है मेरा सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए तथा अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। आते हैं विषय पर। आज का विषय है एक किराएदार को मकान मालिक द्वारा उसके अध्यासन से कैसे निर्मुक्त किया जाएगा। इसकी एक प्रक्रिया है धारा 21 में, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग धारा 16 में भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया को देख चुके हैं और इसमें भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया देखेंगे। तो इसमें और धारा 16 में जो मूलभूत अंतर है, ये अंतर है कि यहाँ पर जो आवेदन दिया जाता है वो न्यायिक यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है, जिसे नियत प्राधिकारी के रूप में कहा गया है। और धारा 16 में जो आवेदन दिया जाता है वो जिला अधिकारी के समक्ष दिया जाता है। तो दोनों में यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ जो नियत प्राधिकारी है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, अर्थात जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया जाता है। आते हम लोग देखते हैं धारा 21 में लगभग 8 उपधाराएं दी गई हैं। इसमें उपधारा 1 में कुछ आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर एक किराएदार द्वारा जो अध्यासन रखा गया है उस किराएदारी भवन पर मकान मालिक द्वारा उसको निर्मुक्त कराने का आवेदन दिया जा सकता है नियत प्राधिकारी के समक्ष। और उस आधारों को यदि वो पाता है नियत प्राधिकारी जांच के पश्चात तो उस पर आदेश कर देगा कि इसको अध्यासन से निर्मुक्त किया जाए। तो देखते हैं हम धारा 21 में क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर, मतलब कि जो नियत प्राधिकारी होगा वो मकान मालिक के आवेदन पत्र पर ही किराएदारी के अंतर्गत भवन या उसके रिक्त निर्दिष्ट भाग के किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि निम्नलिखित कारणों में से कोई एक कारण विद्यमान है। अब वो कौन से कारण हो सकते हैं तो इसमें ए और बी के रूप में दिखाया गया है। तो जो बी है, बी में कहा गया है कि भवन जीर्णावस्था में है और वह गिराए जाने तथा नव निर्माण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है। यानी कोई ऐसा भवन है मकान मालिक का जो जीर्णावस्था में आ गया है और उसको गिराया जाना जरूरी है, उसकी अपेक्षा है, इसलिए उसका निर्मुक्त कराना आवश्यक हो गया है। और इसका एक कह रहा है कि भवन को या तो उसके वर्तमान रूप में या उसे गिराए जाने और निर्माण किए जाने के पश्चात मकान मालिक द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी उस व्यक्ति के जिसके लाभार्थ वह धारक हो या तो आवासिक प्रयोजनों के लिए अथवा किसी वृत्ति व्यापार या आजीविका के प्रयोजनों के लिए अथवा यदि मकानदार किसी सार्वजनिक पूर्त न्यास हो तो न्यास के उद्देश्यों के लिए अध्यासन के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता है। इतने ग्राउंड के आधार पर किसी किराएदार को जो अध्यासन रखे हुए है उसको निर्मुक्त कराने का नियत प्राधिकारी के यहाँ तदर्थ आवेदन मकान मालिक द्वारा दिया जा सकता है। अब इसके प्रोविजो हैं, एक एक करके हम लोग प्रोविजो देख लेते हैं। कि पहला प्रोविजो ये कह रहा है कि भवन जीर्णा प्रतिबंध यह है कि यदि भवन मकानदार द्वारा क्रय किए जाने के पूर्व किराएदार के अध्यासन में था तो खंड क में उल्लिखित कारणों से कोई आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे क्रय के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाए। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई मकान है जिसमें किराएदार ऑलरेडी पहले से है, उस मकान को बेच दिया गया है, तो जो नए मकान मालिक होंगे तो इसमें जो ए और बी ग्राउंड गिनाए गए हैं तो जो ए वाला ग्राउंड है उसके आधार पर कोई आवेदन कर रहा है किसी मकान को तदर्थ खाली करने के लिए, मैंने निर्मुक्त करने के लिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि 3 साल का समय विक्रय करने के मतलब जो क्रय किया गया है उस मकान को उससे 3 साल का समय बीत गया हो, मैंने 3 साल के भीतर उसके लिए आवेदन नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद ये कह रहा है कि आवेदन पत्र देने से कम 6 महीने पूर्व किराएदार को तदर्थ नोटिस न दे दे। यानी कि ये जो किराएदार हैं उनको 6 महीना पूर्व नोटिस भी दिया जा सकता है
इस नोटिस को देने के लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो 3 साल के पहले जो 6 महीना बचा है 2.5 साल बाद ही दे। वो कभी भी नोटिस दे सकता है कि आपका 3 साल जो ही पूरा होगा आपको निर्मुक्त कराया जाएगा, और इस नोटिस के देने के पश्चात ही वो नियत प्राधिकारी के यहाँ आवेदन कर सकता है। अब एक और प्रोविजो इसका है, परंतु कह रहा है कि प्रतिबंध यह भी है कि यदि खंड क के अधीन किसी ऐसे भवन के संबंध में आवेदन पत्र दिया जाता है जो केवल अनावासिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए हों, मतलब जो गैर आवासीय प्रयोजन होता है, जैसे कोई दुकान के लिए इस पर्पज से दिया गया है, तो नियत प्राधिकारी मामले के सब संगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात बेदखली का आदेश देने समय मकानदार से किराए को 2 वर्ष के किराए से अनधिक धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलवाएगा तथा नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जो उचित समझे। दूसरा प्रोविजो इसका ये कह रहा है कि यदि कोई भवन गैर आवासिक प्रयोजनों के लिए दिया गया है और ए वाले जो ग्राउंड दिए गए हैं, उपधारा 1 के ए में जो ग्राउंड दिए गए हैं उस आधार पर यदि खाली किया जा रहा है तो उसको कम से कम 2 साल का जो किराएदारी ली जा रही है उतने का उसको मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा, तभी आदेश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रतिबंध एक और लगा रहा है इसमें, मतलब ये अभी हम लोग 2 प्रतिबंध पढ़ लिए। अब तीसरा प्रोविजो देखते हैं कि यदि कोई न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको निर्मुक्त कराया जा रहा है तो उसके संबंध में कह रहा है कि ऐसी पूर्त न्यास के उद्देश्यों के लिए नहीं गिराया होगा जिसके उद्देश्यों में धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसके हिताधिकारियों में विभेद की व्यवस्था हो। मतलब ऐसा कोई उसमें उद्देश्य वर्णित है, जो न्यास है उसके उद्देश्य में ऐसा कोई वर्णित है जिसमें धर्म, जाति या जन्म के स्थान पर बेनिफिशरियों में से कोई जो बेनिफिशरी हैं उनमें विभेद करता हो, तो इस आधार पर इसका आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा, अर्थात जो आवेदन दिया गया है उस पर निर्मुक्ति का आदेश नियत प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसका कह रहा है इसी में ही, किसी आवासिक भवन के संबंध में किसी व्यापार के प्रयोजनों के लिए अध्यासन के लिए नहीं गिराया होगा। मतलब कि जो आवासीय प्रयोजनों के लिए दिया गया हो और उसको इस आधार पर खाली करवाया जा रहा है कि हम इसमें व्यापार करेंगे, तो इस आधार पे भी निर्मुक्ति का आदेश नहीं दिया जाएगा। अगर जो पहले से गैर आवासिक हो तब तो इसको आवासिक के रूप में किया जा सकता था, लेकिन यदि कोई आवासिक भवन के रूप में किराएदारी चल रही है और उसका आधार ये है कि हम इसमें कोई दुकान खोलेंगे या कोई ऐसा गैर आवासीय प्रयोजन से हमको निर्मुक्त कराना है, तो जो खंड क में बातें कही गई हैं उसके लिए ये आधार नहीं होगा खाली कराने के, यानी कि निर्मुक्त कराने का व्यवस्था नहीं होगा। इसके बाद ये कह रहा है कि कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई ऐसा किराएदार है जो कि किराएदार सशस्त्र सेना में भर्ती है, उसका जो मेन किराएदार है, बाकी परिवार वाले तो उसकी किराएदारी में रहेंगे ही, और उसके पास ऐसी स्थिति है कि समय नहीं है कि वो आ सके, और आने से पूर्व 2 कंडीशन बता रहा है कि या तो उसकी मृत्यु हो गई है सेवा के ही दौरान में, तो उनके वारिसों के विरुद्ध जो है इस आधार पे निर्मुक्त नहीं कराया जाएगा। बाकी और आधार काम करेंगे, लेकिन ये जो आधार दिया गया है कि यदि कोई सेवारत है, कोई सशस्त्र फोर्स में, तो उसका कोई आश्रित है और उसकी मृत्यु सेवारत रहते हो गई है, तो उसके आश्रितों को फिर इस आधार पर खंड क में जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर निर्मुक्ति का आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात कह रहा है कि प्रतिबंध यह भी है कि नियत प्राधिकारी उन मामलों के सिवाय जिनकी व्यवस्था प्रकरण में की गई है आवेदन पत्र की स्वीकृति से किराएदार की संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखेगा और उस प्रयोजनों के लिए ऐसे तथ्यों को दृष्टिगत रखेगा जो नियत किया जाए। इसके अलावा भी और सभी कोई यदि कठिनाई हो सकती है इस प्रोविजो के अलावा, तो उसको भी नियत प्राधिकारी किराएदार के विरुद्ध निर्मुक्ति का आदेश देने के पहले उसको ध्यान में रखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधि के संतुलन का जो नियम है वो विफल हो जाए। कुल मिलाकर जो किराएदारी अधिनियम बनी है वो किराएदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि उस समय किसी न किसी बहाने जो है किराएदारों का शोषण ज्यादा होता था। तो इस किराएदारी अधिनियम का
लाना विधायिका द्वारा आवश्यक हो गया और उसी के वजह से यहाँ पे जितने भी प्रोविजो देखने को मिल रहे हैं ये किराएदारों के फायदे के लिए ये प्रोविजो बनाए गए हैं। अब ये जितने भी अपवाद दिए गए हैं उसके एक अपवाद के रूप में स्पष्टीकरण दिया गया है। अब स्पष्टीकरण कह रहा है कि किसी आवासीय भवन की दशा में यदि किराएदार द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य ने या जो उसके भी आश्रित हों उसी नगर म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया में कोई आवासिक भवन या अन्यथा रिक्त स्थिति में अर्जित कर लिया है या अर्जन के पश्चात रिक्त करा लिया है तो किराएदार को कोई आपत्ति इस उपधारा के अधीन दिए गए आवेदन पत्र के विरुद्ध ग्राह्य न होगी। मतलब जितने भी हम लोगों ने प्रोविजो पढ़े हैं यदि किराएदार को उसी नोटिफाइड एरिया में या टाउन एरिया में या नगर पालिका में जहाँ किराएदारी चल रही है कोई अन्य भवन उसको प्राप्त हो जाता है तो ये प्रोविजो उस पर लागू नहीं होगा। फिर नियत प्राधिकारी उसको किराएदार को निर्मुक्ति का आदेश पारित कर देगा। अब जो स्पष्टीकरण है उस पर एक टिप्पणी है। टिप्पणी ये कह रहा है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी लोक भवन के किराएदार आवंटिती अथवा अनुज्ञप्तिधारी के रूप में दखल में हो तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने एक भवन अन्यथा अर्जित कर लिया है। मतलब कि ये जो किराएदारी के संबंध में अभी बात हम लोगों ने किया है कि कोई भवन अर्जित कर लेगा तो उसके बारे में क्या क्या प्रिजम्पशन हो सकता है, कैसे कैसे मान लिया जाएगा कि उसने अर्जित कर लिया है, तो एक ये भी है। दूसरा ये कह रहा है कि यदि किसी भवन का मकानदार भारतीय सैनिक की विधवा हो और ऐसा भवन उसके पति की सेवानिवृत्ति या मृत्यु इन दोनों से में से जो भी पहले हो से पूर्व किसी भी समय किराए पर उठाया गया हो और ऐसे मकानदार को निवास के प्रयोजनों के लिए स्वयं अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ऐसा भवन का दखल करने की जरूरत हो तो यह उसका अभिवादन की उसकी भवन की निवास के प्रयोजनों के लिए या तो स्वयं अपने लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए जरूरत है खंड क के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समझा जाएगा। और यदि ऐसा मकानदार एक से अधिक भवनों का स्वामी है तो यह उपबंध केवल एक भवन के विषय में लागू होंगे। अब जो हम लोग प्रोविजो पढ़ रहे थे तो प्रोविजो में एक देखा गया कि किराएदार को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यदि मकान मालिक कोई सशस्त्र सेना में हो और उसका रहते हुए सेना में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए या सेवानिवृत्ति हो जाए तो उसके लिए फिर जो खंड क में जो आवश्यकता बताई गई है वो आवश्यकता के रूप में मान लिया जाएगा कि उसकी आवश्यकता है, उस भवन को खाली कराया जाएगा भले ही प्रोविजो लाई कर रहा है तो। किंतु यहाँ एक ये भी बात कह रहा है कि यदि उस मकान मालिक के कई भवन हैं तो ये सिर्फ एक भवन के लिए यह नियम लागू होगा, न कि सारे पे नियम लागू होगा। मतलब कि एक भवन को जिसकी इच्छा है उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार खाली करा दिया जाएगा, यानी कि निर्मुक्ति का आदेश दे दिया जाएगा। बाकी के संबंध में ये सारे प्रोविजो वैसे ही लागू होंगे। अब ये 1(1) है इसका उपधारा। ये कह रहा है कि धारा 2 में किसी बात के होते हुए मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किराएदारी के किसी भवन में किराएदार की बेदखली के लिए आदेश नियत प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे भवन का मकानदार किसी सार्वजनिक भवन का अभ्यासी आवासीय प्रयोजनों के लिए था जिसे अपने सेवा आयोजन की समाप्ति के कारण उसे खाली करना पड़ा है। इसके कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसा मकानदार है जो कोई ऐसे सेवा योजन में था और सेवा योजन की समाप्ति हो गई है तो उसको उसके वजह से खाली वहां करना पड़ा है तो उसकी एक आवश्यकता हो जाएगी। और ये जो क में ग्राउंड दिए गए हैं आवश्यकता के बारे में कि माना जाएगा कि उसका नीड है और उसको खाली कराने के लिए नियत प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा, फिर वो प्रोविजो उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक प्रोविजो है कि प्रतिबंध यह है कि ऐसे सार्वजनिक भवन में अध्यासीन मकानदार के द्वारा अपने सेवा आयोजन की समाप्ति के प्रत्याशित दिनांक से पूर्व 1 वर्ष की अवधि में भी इस उपधारा के अधीन आवेदन पत्र दिया जा सकता है, किंतु ऐसे आवेदन पत्र पर बेदखली का आदेश वास्तविक समाप्ति के दिनांक पर ही प्रभावी होगा। मतलब वो आवेदन पत्र चाहे तो 1 वर्ष पूर्व भी दे सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव ये होगा जिस दिन इनका सेवा आयोजन समाप्त होता है उसी दिन से उस आवेदन का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा और जो उस पर नियत प्राधिकारी आदेश करे तो उस दिन से निर्मुक्ति आदेश प्रभावी हो जाएगा। अब उपधारा 2 इसका देख लेते हैं। उपधारा 2 कह रहा है कि नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किराएदारी के अंतर्गत भवन से संबद्ध किसी अतिरिक्त भूमि के किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि भूमि पर
एक या अधिक नए भवनों के निर्माण के लिए या नए भवनों के निर्माणार्थ उसको बेचने के उद्देश्य से उसे अनेक प्लाटों में बांटने के अपेक्षित हैं और इनमें से प्रत्येक दशा में तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रयोजनों के लिए नक्शे का अनुमोदन कर दिया है। मतलब मकान मालिक को यदि कोई ऐसी आवश्यकता है कि उस भवन को या तो डिमोलिश करके या ऐसे ही कई प्लाट के रूप में उसको बेचना हो और उस पे जो नक्शा होता है उस सक्षम अथॉरिटी द्वारा, जैसे विकास प्राधिकरण होते हैं नक्शा के लिए, या नगर निगम है या जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, जो भी ये सक्षम अधिकारी हैं जिसके एरिया में वो भवन है, उनके द्वारा उस नक्शों की अनुमति दे दी गई है और उसको उसका जो उद्देश्य है उसको कई प्लाटों के रूप में विभाजित करके बेचना है मकान मालिक को। तो इस आधार पर भी नियत प्राधिकारी उसको आदेश कर देगा कि किराएदार इस मकान को खाली कर दे, अर्थात निर्मुक्ति का आदेश कर दिया जाएगा। अब यह स्पष्टीकरण कर रहा है इसका कि यदि मार्ग सहित संबद्ध भूमि में आच्छादित क्षेत्र की दुगुनी से अधिक हो तो अधिशेष अतिरिक्त अवसर दिए बिना नहीं दिए जाएगा। उपधारा 1 या उपधारा 1 का या उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश संबंध पक्षों को सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा। ये कह रहा है कि चाहे उपधारा 1 का कोई ग्राउंड हो या चाहे उपधारा 2 में जो बातें कही गई हैं, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जाएगा नियत प्राधिकारी द्वारा। एक बात और प्रतिबंध कर रहा है कि प्रतिबंध यह और है कि जहां किराएदार सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकरण का किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का सेवक होते हुए आवेदन का प्रतिवाद न करे तो वहां जिला मजिस्ट्रेट को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा, जिन्हें आवेदन पत्र के विरोध करने का अधिकार होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि कोई निगम का सेवक है कोई व्यक्ति और वो अपने सेवा योजन के वजह से उसमें प्रतिवाद नहीं कर पा रहा है तो उसके बिहाफ पर जिला अधिकारी महोदय यानी कि जिला मजिस्ट्रेट जो होंगे उस एरिया के जिसमें किराएदारी भवन है उसके तरफ से वो प्रतिरक्षा करेंगे और उस पर जो भी होगा इनकी सुनवाई करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा नियत प्राधिकारी द्वारा। अर्थात जो निगम के कोई सेवक हैं तो उनको जरूरी नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से उसमें प्रतिवाद करे ही करें। बाकी की उपधाराएं उसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग धारा 21 का उपधारा 8 देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि उपधारा 1 के खंड क की कोई बात राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान को उठाए गए किसी भवन पर तब तक लागू न होगी जब तक कि विहित प्राधिकारी का समाधान न हो जाए कि मकान एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कि उपधारा 1 के स्पष्टीकरण का खंड 2 और खंड 4 लागू होता है। मतलब जो उस पर स्पष्टीकरण का एक खंड और 4 जो दिया गया है उसमें अगर वो लागू होता है तब तक उसको आदेश नहीं दिया जाएगा और यदि लागू नहीं होता है तो उस सबों पे भी आदेश किया जा सकता है नियत प्राधिकारी के द्वारा, बशर्ते कि वो प्रोविजो जो बता रहा है वो उन पे लागू ना हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और एक चीज और इसमें कहा गया प्रोविजो की जो क्या नाम है कि ये जो उपधारा 8 की जो बात कही गई है जिसमें मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम है तो उसके लिए कह रहा है कि एक बार यदि उसका कोई निर्णय ले लिया गया है और उस पर आवेदन कर दिया गया है, आवेदन पर निस्तारण कर दिया गया नियत प्राधिकारी द्वारा, तो 5 वर्ष के लिए फिर वो उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाएगा। अब निर्णय का सेंस यहाँ पे है कि उसमें जो कुछ भी किराएदारी से संबंधित निर्णय लिया जा रहा है अर्थात कि उसका मानक किराया कितना होगा उसके संबंध में बता रहा है कि फिर 5 साल तक कोई मानक किराया उसका निर्धारित नहीं किया जाएगा। अर्थात जो किराया एक बार निर्धारित हो गया वो फिर 5 वर्ष के लिए ही माना जाएगा। अब ये उपधारा 4, 5, 6 में जो बातें कही गई हैं वो एक पट्टेदार के लिए बात कही गई है और उसका कैसे उसको हटाया जाएगा और हटाने के बाद अगर जो कोई व्यक्ति उसमें आता है धारा 24 के तहत बताया गया कि वो प्रवेश करता है तो उन सब चीजों की बातें कही गई हैं और उसमें एक मानक किराए का भी निर्धारण की बात किया गया है। तो ये कह रहा है कि उस स्थिति में या तो जो दोनों पक्षकार सहमत होंगे उसके द्वारा होगा और नहीं सहमति स्थिति होगी तो धारा 8 में जो निर्धारण किया जाता है उसके अनुसार उसका नियत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा किराया। तो इस प्रकार से जो 2-3 बातें हैं मेरे हिसाब से आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। डायरेक्ट आप लोग जरूर पढ़ें।
क्योंकि धारा 16 में जो बातें कही गई वो जिलाधिकारी महोदय के लिए बात कही गई है, और धारा 21 में जो बातें कही गई हैं वो नियत प्राधिकारी के यहाँ आवेदन की बात की गई, अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ बात कही गई है। और इसमें जो ग्राउंड दिए गए हैं उस ग्राउंड के आधार पर एक मकान मालिक अपने किराएदार के अध्यासन से निर्मुक्ति का आदेश करवा सकता है, और उसमें जो प्रोविजो है उस प्रोविजो का लाभ किराएदार ले सकता है, लेकिन उस प्रोविजो का भी स्पष्टीकरण जो है उसमें मकान मालिक को लाभ मिलता है। इस प्रकार मेरा ये वीडियो इस विषय पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।